अब देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है, तो पहला उन्होंने कहा नोबल गैस कहाँ मिलेगा, तो ढूंढोगे तो देखो यहाँ नोबल गैस मिलेगा। तो कौन कौन इसमें होता है भाई, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, सॉरी नोबल गैस। फिर अगर नॉर्मल एलिमेंट क्या होगा, ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक। ये देखो यहां से यहां तक होता है डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और देखो ये साइड में इसे बोलते हैं पी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है नॉर्मल एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं भाई, यदि कहीं भी एस ब्लॉक वाले हैं तो नॉर्मल एलिमेंट होगा, और यस और पी दोनों है, यस और पी दोनों है, उसे कहा जाएगा फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसे क्या कहा जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर अगर ट्रांजिशन मेटल क्या होगा, तो देखो ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ये यहां से लेकर के ये जो ग्रुप है इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये स्कैंडियम से लेकर के और कॉपर तक, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक ट्रांजिशन मेटल होता है। ये जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल। और देखो एक दो टर्म और यहीं पे होते हैं, ये जो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसे बोलते हैं क्वाइंज मेटल, क्वाइंज मेटल, जिसका यूज करते हैं मिश्र धातु बनाने में, गन या बुलेट बनाने में, उसे बोलते हैं क्वाइंज मेटल। फिर ये देखो ये निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग मेटल, रिड्यूसिंग मेटल। जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिडक्शंस होता है तो इन्हीं मेटल का यूज किया जाएगा, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये रिड्यूसिंग मेटल होते हैं। तो अब समझ गए, यहां से लेके वहां तक के ट्रांजिशन मेटल हो गए। और नॉन ट्रांजिशन कौन होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी को नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर इसी में टर्म देखो लिखा होगा, ये तो हो गया, फिर एस ब्लॉक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो लेंथेनाइड है यहाँ पे एफ ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है, उसी बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। एस ब्लॉक देखो इधर हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। अब देखो देखो मगर बोर्ड पर ये जो यस ब्लॉक का, ये इसको ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं, ग्रुप नंबर इसको 1 बोलते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 होता है जिसे अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। ये देखो ये जो बगल वाला है इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 2, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ये देखो ये भी हो गया। और थोड़ा ही कहीं मैंने लिखा था लिक्विड, देखो 19 नंबर लिक्विड मेटल। ये जो मरकरी होता है मेटल होता है बट लिक्विड होता है, मरकरी मेटल होता है बट लिक्विड होता है। एक टर्म इसी में और आता है नोबल मेटल, नोबल मेटल। वो कौन सा मेटल जो नोबल होते हैं, तो प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड नोबल मेटल बोला जाता है। प्लेटिनम और गोल्ड को नोबल मेटल बोला जाता है। अब देखो नोबल गैस से पहले ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, इसी बोलते हैं हैलोजन। इसे क्या बोला जाता है, हैलोजन, हैलोजन। उसके पहले बोलते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन। उसके पहले बोलेंगे निकोजन,
निकोजेन, ये कार्बन फैमिली, ये बोरान फैमिली, ठीक है। और देखो ये मामला इसमें भी खत्म नहीं हुआ, ये निकोजन, चैल्कोजन, हेलोजन, बोरान, कार्बन। अच्छा हाइड्राइड गैप देखो क्या होता, ये जो ये मैंगनीज होता है ना, मैंगनीज, ये सब ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो, इसलिए इनको हाइड्राइड गैप बोला जाता है, हाइड्राइड गैप बोला जाता है। यहाँ पे यह ब्लॉक को रखा गया है, उसी एफ ब्लॉक को बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। अब देखो 3D सीरीज का क्या मतलब होता है, देखो ये डी ब्लॉक है, ये होता है 4th पीरियड, तो ये जो डी पहली बार स्टार्ट होता है 3D से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज पहली बार होता है, 3D बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3D सीरीज, इसको बोलेंगे 4D सीरीज, ये 5D सीरीज हो जाएगा 6D सीरीज, या इसी को आप कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, पहली बार ये आया ना फर्स्ट, बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, इसे क्या बोला जाएगा फिर सेकंड ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ये सब बातें हो गई आपकी, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, सेकंड ट्रांजिशन मेटल, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल और सेकंड ट्रांजिशन मेटल। अब थोड़ा हम इन चीज़ों को बाहर निकल के समझाएंगे, ये 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल का क्या मतलब है। ये इतनी बातें बोर ने बताई थी एक छोटे से टेबल के बारे में, कि अगर इतनी बातें आप जान रहे हो तो आप समझो कि जानकार हो, क्या हो, जानकार हो, ब्रिलियंट हो, ठीक है। अब अगर कोई कहे ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, उसको मैं थोड़ा अलग से समझा रहा हूं क्योंकि वो अपने काम का है। ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन सीरीज क्या है, या तो तुम 3D सीरीज बोलो, ठीक है, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल दीजिए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है भाई, फर्स्ट ट्रांजिशन का मतलब व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 3D ऑर्बिटल, ठीक है, इंटर इनटू 3D ऑर्बिटल। अगर 3D में इंटर करेगा तो 3D सीरीज, ठीक है। तो देखो पहला जो 3D सीरीज होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। दूसरे को बोलेंगे 4D सीरीज, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। तीसरे को क्या बोलेंगे 5D सीरीज, वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक। चौथा जो होगा उसे बोलेंगे 6D सीरीज, जो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, एक्टिनियम से लेकर के अनडियम तक, ठीक है। अब जो 3D सीरीज उसी को आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसको बोल सकते हो आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये इतने टर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है एस ब्लॉक, ये भी देख लो, एस ब्लॉक क्या कहेंगे उसमें, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस ऑर्बिटल, इंटर इनटू एस ऑर्बिटल, उसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक क्या होता है भाई, लास्ट इंटर इनटू पी ऑर्बिटल। अगर पी ऑर्बिटल में इंटर होगा तो पी ब्लॉक, अगर वही डी ब्लॉक अगर बोलना हो इंटर इनटू डी ऑर्बिटल, इंटर इनटू डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों का हो गया, जिसको बोलते हैं बोर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो नोट करो भाई फटाफट। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसको पार्ट बी हम लोग बोलते थे, पार्ट बी। ठीक है, 90% चांस होता है एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएगा। ठीक है, 10% होता है कि भाई पार्ट ए से दे दिया जाएगा, लेकिन 90% चांस होता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल का वो पार्ट बी से ही आता है, जिसमें मेन बोला जाता है भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसे मेनली कहा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसमें सॉरी यार। ठीक है, इसमें देखो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और चौथा जो इसमें पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, इसके बाद जब हम इतना पढ़ लेंगे तो इसका हम फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे फिर इसका एप्लीकेशन। इसमें एक टर्म याद रखना, एक नाम इसमें आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है? यदि कोई भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ठीक है, जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फोर्स को कम करते हैं न्यूक्लियस के, जो नेट फोर्स लगा देगा न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। अब अगर बात करेगा पीरियड का, ठीक है, तो पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से आप राइट जाओगे तो वहां पे कहा जाता है सर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, बस जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और अगर बात करते हैं ग्रुप का, तो ग्रुप का मतलब होता है, अगर बात करें ग्रुप का, तो ग्रुप का मतलब है टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ। जब भी टॉप टू बॉटम जाओगे इसमें जेड इफेक्टिव घट जाएगा। दो बात याद रखना कि अगर पीरियड में आप जाओगे लेफ्ट से राइट तो उसमें जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और यदि ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम तो उसमें जेड इफेक्टिव घट जाता है। ठीक है, अब आ जाए एटॉमिक रेडियस पे। अब किस पे आ जाता है भाई? एटॉमिक रेडियस पे। हेडिंग लिखना एटॉमिक रेडियस। ये क्या होता है एटॉमिक रेडियस? ठीक है, लिखना इसमें। देखो क्या होता है, कहते हैं सर ये न्यूक्लियस है और ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसी डिस्टेंस को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। जो हाफ डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ nucleus and outermost cell electron, outermost cell electron, so defined as atomic radius, so defined as atomic रेडियस, एटॉमिक रेडियस। इसमें देखो क्या लिखा आपने, डिस्टेंस बिटवीन द, मान लो ये न्यूक्लियस का ये सेंटर हो गया और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो बीच का डिस्टेंस है
इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या इतनी बात सुन पा रहे हो आप? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी बातें ये हम जो पढ़ के आते हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से बड़ी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। यदि बोर्ड लेवल के रिस्पेक्ट में देखा जाए, हाई स्कूल इंटर के हिसाब से देखा जाए, तो ये बड़ा ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन जब इसको टारगेट लेवल से देखा जाता है तो थोड़ा इस बात को जब समझा जाता है तो ये डिफरेंस, देखो क्या डिफरेंस होता है आज के डेट में और बोर्ड में क्या डिफरेंस है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ड्यूअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होगा। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है कि उस एटम के पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल का भी नेचर होगा और वेव का भी नेचर होता है। पार्टिकल का मतलब होगा उसमें मास होगा, वेव का मतलब होता है उसमें एनर्जी होता है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को देखोगे पार्टिकल नेचर के रिस्पेक्ट में कहोगे वो सर्कुलर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रिवॉल्व करेगा, ये होता है उसका पार्टिकल नेचर। उसी का जब वेव नेचर देखोगे उसी इलेक्ट्रॉन का, तो वो कुछ ऐसे मूव करेगा इस तरह से, ये होता है उसका वेव नेचर। तो मान लो जब तुम इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठोगे, यहाँ मेजर करोगे, यहाँ पे देखो ये वेव नेचर, तो ये रेडियस आएगा। यहाँ जब मेजर करोगे तो ये रेडियस आएगा, वेव के हिसाब से देखो तो ये रेडियस आएगा और फिर ये रेडियस आएगा। तो एक ही एटम का देखोगे किसी पॉइंट पे तो अलग अलग रेडियस आ रहा है, वेव नेचर के हिसाब से अलग रेडियस आ रहा है और पार्टिकल नेचर के हिसाब से अलग रेडियस आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो ऊपर आप ये जो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका लिखना है कि ये जो डिफरेंस है ये फेल क्यों हो गई, वो लिख लो आप। सिंस सिंगल एटम लिखना, सिंस सिंगल एटम, सिंगल एटम देखो भाई, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, single atom cannot be isolated so that, ठीक है, so that atomic radius defined above, so that atomic radius defined above is not correct। इसका क्या मैटर समझो इस बात को। यहां कहा जाता है जो एटम होता है फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एटम कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को कहा गया सिंगल एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसकी रेडियस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बताओ। जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भैया ये रेडियस कैसे एक्सप्लेन कर सकते, नहीं कर सकते ना हम उसका रेडियस। तो उसी को लिखा गया सो दैट एटॉमिक रेडियस डिफाइन अबव। जो आपने ये डिफाइन किया, ये ऊपर आपने जो डिफाइन किया है ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि जो हमारा एटम होता है ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तब हम क्या करेंगे, एक एटम को किसी दूसरे एटम से जोड़ेंगे तब जाकर के पहले एग्जिस्ट करेगा। एटम कंबाइंस करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो दो एटम एक दूसरे में अटैच हो जाएगा। जब अटैच्ड हो जाएगा तब हमें उसका रेडियस कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना आप टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्योंकि एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम रेडियस निकाल ही नहीं सकते ना भैया, वो तो मूर्ख बनाने वाली बात हो गई। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह दो। अरे जब एटम तो पहले एग्जिस्ट करेगा तब तो, जब एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो तुम रेडियस किसका निकाल रहे हो, नहीं निकाल सकते। तो अगला लिखना टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला उसमें लिखना आप फर्स्ट कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस।
दूसरा आयनिक रेडियस, तीसरा वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, चौथा मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक है, लिख लो। पहला टाइप ऑफ रेडियस में क्या लिखोगे भाई? कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। ठीक है, चलो इससे पहला भाई लिखना कोवैलेंट रेडियस। पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई पहले कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस ब्रैकेट में लिखना कोवैलेंट रेडियस रिलेटेड विथ, कोवैलेंट रेडियस रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कोवैलेंट रेडियस है वो रिलेटेड है किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, देखना विच एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम, कोवैलेंट रेडियस लिखो विच एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम, यानी दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो रेडियस एग्जिस्ट करेगा उसी को बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। जैसे देखना, मान लो ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग लेविस थ्योरी का नाम सुनोगे तो ऐसे बनाते हैं, इसमें लेविस थ्योरी के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड सर जब शेयरिंग करेगा तो ये लेविस थ्योरी के हिसाब से बनाते हैं वैसे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब इसी को वीबीटी से बनाओगे तो कहोगे यस स्फेरिकल होगा, ये भी स्फेरिकल होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये ओवरलैपिंग करेगा, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करेगा तो देखो इसको बोलते हैं ओवरलैप रीजन। तो यहां से यहां के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, या इसको कहेंगे बॉन्ड। ये बन रहा है ए और बी, तो कहेंगे सर ए से जो बी है इसको बोलते हैं बॉन्ड और इसकी लेंथ को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहां देखो कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट तो कहा जाएगा जो बॉन्ड लेंथ मान लो d/2 कर दोगे, इसका जो हाफ आएगा ये हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। ये क्या हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस। ये क्या हो जाएगा भाई? कोवैलेंट रेडियस। अब समझना यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ पे ये ए और बी कार्बन कार्बन ले लो, है ना। देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कहा सर बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ कि सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो पूछा कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर सिंगल बॉन्ड तो होगा 1.54 पिकोमीटर, सॉरी 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जब उसी का हाफ कर दोगे रेडियस हो जाएगा। अगर कहेंगे कोवैलेंट रेडियस बताओ तो 1.54/2 कर दो, 1.34/2 कर दो, 1.20/2 कर दो, ये जो आ जाएगा तुम्हारा वो कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो जब भी कोवैलेंट रेडियस बोला जाएगा तो किस बॉन्ड से रिलेटेड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस इज रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो दो न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दो न्यूक्लियस के बीच में, उसके लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ और जो उसका हाफ होता है उसी हाफ को बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस। तो मान लो कभी तुमसे पूछा जाएगा रेडियस का ऑर्डर, जो कोवैलेंट रेडियस का ऑर्डर कहना सबसे अधिक होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
फिर आएगा डबल बॉन्ड और फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ऑर्डर होता है रेडियस का। ये किसका ऑर्डर है? रेडियस का। कभी कभी बेंजीन को इसी में लेके आ जाता है। तो अगर बेंजीन आएगा तो मान लो मीथेन मान लेते हैं, यहाँ नहीं इथेन ले लो, ठीक है। C2H6 C6H6 C2H4 और C2H2, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये कौन है भाई? कह देंगे सर ये अल्केन है, ये बेंजीन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। ये क्या है? अल्काइन, ठीक है। चलो अब दूसरा लिखना वंडर वाल रेडियस। दूसरा लिख लो वंडर वाल रेडियस, ठीक है। दूसरा लिख लेना वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस। ये देखो जब वंडर वाल रेडियस होता है ये रिलेटेड विथ वंडर वाल फोर्स होता है। इसमें बोला जाएगा रिलेटेड विथ वंडर वाल फोर्स। देखो जो वंडर वाल फोर्स होता है ना, ये गैस में लगता है। कहां एप्लीकेबल होता है भाई? गैस में, ठीक है। तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा दूर दूर भागते हैं, वो कभी पास आते ही नहीं है, वो कभी भी पास नहीं आते। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, इनके जो फोर्स लगे उसे बोलेंगे वंडर वाल फोर्स, उसे बोलेंगे वंडर वाल फोर्स। तो यहाँ जो रेडियस होगा उससे बोला जाएगा, देखो कैसे, मान लो ये H2 होगा, कुछ ऐसे बनेगा, यहां भी देखो H2 कुछ ऐसे होगा। तो देखो ये सेंटर और ये सेंटर, ये जो हाफ डिस्टेंस है, देखो ये, इसको बोलेंगे वंडर वाल रेडियस। इसे क्या बोलते हैं? वंडर वाल रेडियस। मान लो इनके बीच में ये जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे वंडर वाल फोर्स। इसका हाफ डिस्टेंस है उसी बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। देखो वंडर वाल रेडियस पहले सबसे बड़ी होती, देखो इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना ये वंडर वाल रेडियस। तो जब भी एप्लीकेबल होगा वंडर वाल रेडियस, ये कहां एप्लीकेबल होता है भाई? गैस में, ठीक है। किस में एप्लीकेबल होगा? गैस में। लिखिएगा इसमें एग्जिस्ट बिटवीन टू या मोर देन टू मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट बिटवीन टू या मोर देन टू मॉलिक्यूल। अब वो जो दो भी मॉलिक्यूल होंगे वो गैसियस मॉलिक्यूल होंगे। कैसे? गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। दो मॉलिक्यूल मतलब मान लो जैसे ये हीलियम है और ये भी हीलियम है, ये कभी एक दूसरे के पास तो आएंगे नहीं, या जो भी फोर्स लगेगा मान लो ऐसे लगेगा, इसका जो हाफ डिस्टेंस उसी को रेडियस बोलोगे ना, वंडर वाल रेडियस। ये यही ना वंडर वाल रेडियस। तो जो वंडर वाल होगा ओवरऑल देखो इतनी एरिया बढ़ गई ना इसमें। जब एरिया बढ़ गई तो कह सकते हैं कि जो वंडर वाल रेडियस होगा वो कोवैलेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रहा है। बोलो भाई, इसमें एक नोट लिख लेना, लिखना नोट इसलिए लिख लेना कि जो वंडर वाल फोर्स था बड़ा कमजोर होता है। ये जब बड़ा कमजोर होता है तो मॉलिक्यूल को पास नहीं खींच पाता है। जब खींच नहीं पाता तो दूर दूर ही मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं तो रेडियस इसलिए इसका ज्यादा होता है। ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होता है। लिखो इसमें फिर फोर्स वीक होता है, लिख लेना वंडर वाल फोर्स वीकेस्ट होता है। वीक होता है, कैसा होता है भाई? वीक। वंडर वाल फोर्स कैसा होता है? वीक। सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अवे टू ईच अदर। अवे टू मतलब ये भागते रहते हैं, कभी नजदीक आते ही नहीं है। ये फोर्स इतना कमजोर होता है कि कभी करीब नहीं आते। कभी ये क्या है, मॉलिक्यूल करीब नहीं आते क्योंकि फोर्स बहुत ही वीक हो। ये कैसा होता है भाई? बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए मॉलिक्यूल को कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। तो मान लो अगर हमने मान लो ऐसे दे दिया हीलियम और यहां भी क्या दे दिया? हीलियम। ये देखो दो मॉलिक्यूल हो गए, इनके बीच क्या न्यूक्लियस हो गया। तो जब फोर्स लगेगा तब मान लो देखो फोर्स कैसे लगेगा इनके बीच में,
भाई यहां से देखो देखा जाएगा ये वाला डिस्टेंस, है कि सर ये बॉन्ड लेंथ हो गया। इसका जो हाफ डिस्टेंस है बोलेंगे वन डर वाल रेडियस, ये हाफ डिस्टेंस बोलेंगे वन डर वाल रेडियस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे भाई, हाफ डिस्टेंस को वन डर वाल रेडियस। अब ये पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा वो डी होता है, लिख सकते हैं वन डर वाल बराबर डी बाई टू, डी बाई टू। डी क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। डी अगर कोई क्या है तो है ना बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो थर्ड लिख लो मेटालिक रेडियस, थर्ड लिख लो मेटालिक रेडियस। मिटा दे ये ना, अरे मिटा दे, नहीं से मिटा दे इसको, कि रहने दे, नहीं मिटा दिया जाए, ठीक है। तो तीसरा लिखो मेटालिक रेडियस, तीसरा लिख लो मेटालिक रेडियस, ताकि माहौल बने। मेटालिक रेडियस देखो क्या, देखो जो भी रेडियस होगा वही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पर लिख लेना रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड, रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड, रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो इनके बीच का देखो ये बोलेंगे कि सर ये तो बॉन्ड लेंथ हो गया। इसका जो हाफ डिस्टेंस है, ये जो हाफ एरिया, ये इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। इसे क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस, ठीक है। और ये मान लो कि पूरा का पूरा डिस्टेंस है डी, तो मेटालिक रेडियस हो जाएगा डी बाई टू, मेटालिक रेडियस हो जाएगा डी बाई टू, ठीक है। तो ये आप देखो एक ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ, यहां से देखो क्वेश्चंस नीट और जेई में पूछा गया, यहां से नीट और जेई में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो सबसे अधिक होता है वन डर वाल रेडियस, फिर आएगा मेटालिक रेडियस, फिर मान लो कि स्थिति देते एटॉमिक रेडियस, फिर आएगा कोवेलेंट रेडियस। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होगा, वंडर वाल, वंडर वाल, ठीक है। उससे कम थोड़ा कौन होगा, मेटालिक, उससे कम कौन होता है भाई, एटॉमिक रेडियस, उससे कम कौन होता है, कोवेलेंट रेडियस। अब देखो समझो कैसे, क्योंकि वंडर वाले मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ये थोड़े दूर दूर है ना यहाँ पे, मेटालिक बहुत एक दूसरे को एकदम टच करते हैं बॉर्डर पे। और एटॉमिक में क्या होता है, ये एटॉमिक अभी हटा दो, कोवेलेंट में क्या होता है कि एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये जब एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएंगे तब ये एरिया देखो कम हो गई ना इतनी। मान लो पहले यहां से ये डिस्टेंस इतना मेजर करते थे, लेकिन अब अगर ये इसमें चला गया तो इतना ही मेजर करोगे ना, इधर से अब आओगे तो अब इतना एरिया छूट गया ना पहले के कंपेरिजन में। पहले पूरा यहां से परिधि तक आते थे, लेकिन अब पूरा नहीं आ पा रहे हो, या इधर देखो पूरा नहीं यहीं तक जा रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि सबसे अधिक कौन होता है भाई, वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल से थोड़ा सा कम कौन होता है, ठीक है, नोट कर लो भाई से।